स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के इस सेशन के अंदर में, यानी कि PIB वीकली के सेशन के अंदर में। आप सभी जानते हैं कि हमने अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक का PIB का एनालिसिस ऑलरेडी कर लिया है। अब हम सेकेंड वीक का क्या करने वाले हैं, PIB का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम 8 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक की न्यूज़ को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप सभी ये PIB के एनालिसिस से जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन सभी को गैदर कर रहे होंगे। देखिए, दरअसल क्या होता है कि जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर के साथ साथ में कई बार ऐसी भी कई सारी टॉपिक होते हैं, न्यूज़ होती हैं जो PIB में आती हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा ना आपकी रिवीजन भी कर देंगे और एक्स्ट्रा एड ऑन भी कर देंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप सभी UPSC की तैयारी कर रहे हैं और आप 2026 के बैच को टारगेट कर रहे हैं या फिर 2027 में अटेम्प्ट अपना देना चाहते हैं, तो आप ना अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। अभी से तैयारी शुरू करने का बेनिफिट और फ़ायदा मेरे दोस्तों ये होगा आप सभी को कि आपको ना एक तो सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, और टाइम के साथ साथ में सफिशिएंट रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ में उसकी रिवीजन करना, फिर आंसर राइटिंग करना, साथ में टेस्ट लगाना, ऑप्शनल को कंप्लीट करना, ये सब कुछ क्या है, बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो जैसे 2026 का एग्ज़ाम आपको पता है कि 2026 मई में अगर होगा, तो आप ये देखिए तो 1.5 साल ही तो रह गया आपके पास में। 1.5 साल में कंटेंट भी कंप्लीट करना, साथ में आपको क्या करना है, वहाँ पर टेस्ट सीरीज भी लगानी है प्रीलिम्स और मेंस की, आपको रिवीजन भी करना है। तो आप हमारा 2026 वाला बैच क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइन करते समय पर दोस्तों वहाँ पर जो प्राइस होगा वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसके लिए आपको एक ना ऑफ़र कोड की ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे ऑफ़र कोड की ज़रूरत पड़ेगी जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट आपको दे सके। तो उसके लिए आप मेरा कोड, ये जो PRT लाइव है, ये कोड यूज़ कर सकते हैं। 21 अक्टूबर से क्या है, इसका बैच हमारा शुरू हो रहा है दोस्तों। इस बैच की मतलब क्या नाम है, इस बैच की इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर, PDF, सारी चीज़ें आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप सभी यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। आप सभी जानते हैं डार्क स्काई, हम रिजर्व की बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेटरी की बात कर रहे हैं। आपको पता है लद्दाख के अंदर में एक हैनले नाम की एक जगह है जो सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है ऑब्जर्वेशन के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर वहाँ का जो स्काई है वो बहुत क्लियर रहता है, प्लस में वहाँ पर जो आर्टिफिशियल जितनी भी लाइट्स हो सकती हैं वो बहुत मिनिमम है, पॉपुलेशन की डेंसिटी भी बहुत कम है। तो इसीलिए आपको ध्यान होगा कि जो डार्क रिजर्व है ना, वो हमने हैनले में क्या किया है, घोषित किया है डार्क रिजर्व। तो हैनले डार्क जो स्काई रिजर्व है, वहाँ पर स्टार पार्टी करके ऐसा ऑब्जर्व किया गया लद्दाख के अंदर में, सेकेंड हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए हैनले के अंदर में डार्क स्काई रिजर्व है। ये चंगतांग जो नेशनल पार्क है ना, उसके पास में बिल्कुल नियर बाई है, वो मतलब उसी एरिया के अंदर पड़ता है। तो ये भी चंगतांग नेशनल पार्क कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर में। अभी वो यूनियन टेरिटरी, वैसे भी लद्दाख बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो हैनले डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर है, लद्दाख के अंदर में। और उसका जो सेकेंड स्टार पार्टी है, जहाँ पर कई सारे एस्ट्रो जो फोटोग्राफर्स हैं वो आए हैं, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स आए हैं, वो सभी के सभी आए, जिससे वो क्या कर सके, स्टार्स को बिना किसी डिस्टर्बेंस के बिल्कुल क्लियर स्काई में देख सके। दिस इवेंट हाईलाइट्स द हैनलेज यूनिक कंडीशन। जो हैनले उसकी बहुत यूनिक कंडीशन है जो एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और जो भारत के अंदर में एस्ट्रो टूरिज्म है ना, उसको भी क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत देश के ही लोग आ रहे हो, बाहर से भी बहुत सारे लोग भारत के अंदर में आ रहे हैं। तो हैनले इतना आइडियल क्यों है एस्ट्रोनॉमी के लिए? सबसे पहली बात तो जो स्काई है वो बहुत डार्क है, यहाँ पर जो लाइट पॉल्यूशन है, यानी कि जो दूसरी लाइटें होती हैं वो बहुत कम है, बहुत मिनिमम है। तो सबसे ज़्यादा बड़ा फीचर क्या है, ये डार्केस्ट नाइट स्काई बोला जाता है, विच एनहांसेस विजिबिलिटी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन। एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहता है। जनरली देखा जाए तो हैनले का जो ये पूरा रीजन है ये हमेशा क्लियर ही रहता है, यहाँ पर बादल वगैरह ये सब चीज़ें नहीं रहती। द रीजन हैज़ एक्सेप्शनली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट एयर, प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल कंडीशन फॉर ऑब्जर्विंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। हाई ऑल्टीट्यूड है, काफ़ी ऊंचाई पर है, हाई एलिवेशन पे है। तो हैनले रिड्यूसेस द एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस, जिसके कारण में क्लैरिटी एंड क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन भी क्या है, इंक्रीज हो जाती है। और अगर कारण देखा जाए तो वेदर काफ़ी स्टेबल है। दिस एरिया एक्सपीरियंसेस स्टेबल वेदर पैटर्न,
जिसके कारण में बहुत कम क्लाउडी नाइट्स यहाँ पर बनती है, जिसके कारण में कंसिस्टेंट आप स्टार गेजिंग कर सकते हैं, यानी कि स्टार को आप देख सकते हैं। एस्ट्रोफिजिकल फैसिलिटी अगर देखा जाए, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इक्विप्ड विद प्रोफेशनल टेलीस्कोप्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। डाइवर्स सेलेशियल व्यूज हमें देखने को, यूनिक सेलेशियल फिनोमिना कैन बी ऑब्जर्व थैंक्स टू हैंडलेस जियोग्राफिकल और क्या नाम है एनवायरमेंटल एडवांटेजेस। नेक्स्ट अगर टॉपिक देखा जाए, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, तो आप सभी एक और चीज़ ये नोट कर लेना, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी कि 10 अक्टूबर को हम वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे के रूप में मनाते हैं। ये टॉपिक मैं कई बार डिस्कस करता हूँ। मेरे दोस्तों, आप सभी ये जानते होंगे कि इस समय पर मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा कंसर्न है पूरे वर्ल्ड के सामने। ज़्यादातर लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं चीज़ें, और वो धीरे धीरे, और डिप्रेशन हो गया, और ये डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ क्या करता है, इम्पैक्ट करता है हेल्थ के ऊपर में भी। हार्ट अटैक जैसी जो हाइपरटेंशन, बीपी, शुगर, ये सब चीज़ें क्या है, इन्हीं मेंटल हेल्थ के कारण में ही रहता है। और अभी आप देखेंगे हाल फिलहाल बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने करियर के टेंशन के अंदर में क्या करते हैं, बहुत सारे कदम उठा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते आपको ध्यान होगा, टेलीमानस करके इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जिसके अंदर में क्या है, आप 24/7 आपके पास में टोल फ्री नंबर होता है। आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और वहाँ पर जो साइकेट्रिस्ट होते हैं जो आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड गाइडेंस, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 10 अक्टूबर को हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे रूप में मनाते हैं। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे फर्स्ट कब शुरू हुआ था, 1992 में शुरू हुआ था, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के द्वारा। एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेडिकेट किया हुआ है किसके लिए, मेंटल हेल्थ वर्ल्ड वाइड के लिए। दिस ग्लोबल ऑब्जर्वेंस एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। आप देखेंगे जैसे हमारे परिवार में ही देखें, जनरली हम सभी के सभी मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करते हैं, और जब मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करते हैं तो डिप्रेशन जैसी बहुत सारी चीज़ें, इवन वो कंसिस्टेंटली क्या नेगेटिव बात करना, डिप्रेशन होना, ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ के लिए कैसे सपोर्ट को मेंटलाइज क्या नाम है, सपोर्ट को कैसे मोबिलाइज किया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर किया जाए, कैसे मेंटल हेल्थ केयर के बारे में वर्ल्ड वाइड पर क्या किया जाए, डिस्कस किया जाए, ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड है। तो इम्पॉर्टेंस क्या है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की, ये अंडरस्कोर करता है कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पर। हेल्दी होने का मतलब सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से हेल्दी होना नहीं है, आप मन से भी क्या होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। तो है थीम क्या है 2024 की, मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। अब ये आपको इसलिए भी ध्यान होगा, EY में एक यंग जो CA है उनकी क्या है, जान चली गई थी कहा जा रहा है वर्क प्रेशर के कारण में। इससे पहले भी आपने एक और इंसिडेंट देखा होगा कि एक और जो यंग, ऐसे बहुत सारे केसेस, मतलब आपको कितने केसेस दिखाऊं कि वर्क प्लेस में कितना ज़्यादा ऐसे क्या नाम है इम्पैक्ट होता है, जिसके कारण में तो बहुत सारे वर्कर के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ता है। तो वर्क प्लेस को कैसे रिलैक्सिंग बनाया जाए, वर्क प्लेस और मेंटल हेल्थ का कितना क्लोज रिलेशन है। अगर वर्क कंडीशन, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो कैसे मेंटल हेल्थ के ऊपर में क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो मेंटल इलनेस जिसके अंदर में एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, साइकोटिक डिसऑर्डर होता है, मूड डिसऑर्डर होता है। कई सारे लोग तो क्या करते हैं, सब्सटेंस यूज़ करना कर देते हैं, यानी कि ड्रग्स लेना, दवाइयाँ लेना, ये सब चीज़ें शुरू करते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, ये भी एक बहुत बड़ी रोचक चीज़ है। जब मैं पढ़ा इसके बारे में तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि हम कई बार ये नहीं सोचते हैं, हमें लगता है कि कोई अगर डिप्रेशन में होगा तो खाना ही छोड़ देगा। सिर्फ खाना छोड़ना ही नहीं, कई सारे लोग जो उसमें होते हैं दोस्तों, जो क्या नाम है डिप्रेशन में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सो भी रहे होते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ सुसाइड्स इन द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स और ड्यू टू इलनेस लिस्टेड अबव। तो डेथ बाय सुसाइड इज ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन नॉट फुल्ली रिपोर्टेड, इसके ऊपर में जनरली ज़्यादा बात नहीं की जाती है। तो मेंटल हेल्थ मे नॉट बी प्राइमरी कंसर्न इन डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, लेकिन दूसरी कंट्रीज जो है वहाँ पर मेंटल हेल्थ के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आप देखेंगे भारत के अंदर में जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं उनके ऊपर में तो ध्यान दिया जाता है, जो छूत से बढ़ती हैं, जो फैलती हैं, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के ऊपर में भी क्या किया जाता है, इतना फोकस नहीं किया जाता। और ये कहा जा रहा है, मैं बार बार समझा रहा हूँ कि मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा कारण बनता है किस चीज़ के लिए, आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए, जैसे बीपी की हो गया बीमारी, हाइपरटेंशन की बीमारी, आपके डायबिटीज़ के अंदर में इसको चीज़ों को एक्सीड कर देना, उन सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ वाइटल पार्ट ऑफ योर लाइफ, इम्पैक्ट योर थॉट, बिहेवियर एंड इमोशंस। जैसा आप सोच रहे होते हैं, जैसा आप फील कर रहे होते हैं, उसी तरीके से आप बिहेवियर करते हैं। बीइंग हेल्दी इमोशनली कैन प्रमोट प्रोडक्टिविटी,
इफेक्टिवनेस आपका इंक्रीज करेगा वर्क में, स्कूल में और केयर गिविंग के अंदर में भी। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द हेल्थ ऑफ योर रिलेशनशिप। आर मेंटल हेल्थ इनकम्पासेस आर साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, कैसा हम फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं और कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मेंटल हेल्थ को ही क्या करती हैं, डिनोट करती हैं दोस्तों। और मेंटल हेल्थ ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू आवर डिसीजन मेकिंग। जितना हम हेल्दी रहेंगे उतना बेहतर हम डिसीजन मेकिंग परफॉर्म कर पाएंगे, हम दूसरों से अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो ग्लोबल बर्डन जो है मेंटल हेल्थ का, वो कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो आपकी ट्रीटमेंट कैपेसिटीज़ हैं, जितने नंबर ऑफ ट्रेन डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट है, उनसे कहीं ज़्यादा अब आपके पास में पेशेंट्स आते हैं, खास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज। भारत में बहुत बड़ा कंसर्न है कि हमारे पास में जो प्रोफेशनल जितने चाहिए उतने नहीं है। तो सोशल एंड इकोनॉमिक जो कॉस्ट है एसोसिएटेड विद ग्रोइंग बर्डन ऑफ मेंटल हेल्थ, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, कंसर्न वाली बात है। और मैं आपको एक और बता रहा हूँ, जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उसमें तो मेंटल हेल्थ के बारे में बात ही नहीं करी जाती खुल के। और अगर कोई बात करना भी चाहेगा तो उसको भी क्या किया जाता है, काफ़ी इग्नोरेंस या फिर क्या नाम है, एक स्टिग्मा के रूप में देखा जाता है सोसाइटी के अंदर में। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसी चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, एक्सरसाइज मालाबार। तो ये डायरेक्ट ना प्रीलिम्स के लिए नोट कर लेना। आप सभी को पता है क्वाड के अंदर में 4 कंट्रीज होती हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया एंड जापान, है ना। तो इन 4 कंट्रीज को मिलाकर एक एक्सरसाइज है इस समय पर, मालाबार एक्सरसाइज। ये नेवल एक्सरसाइज है और ये चारों की चारों कंट्रीज क्या करती है, इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। 1992 में दोस्तों ये जो मालाबार एक्सरसाइज है, बेसिकली ये इंडिया एंड यूएसए के बीच से शुरू हुई थी। बाद में इसको क्या किया, जापान ने ज्वाइन किया, यानी कि 3 कंट्रीज हो गई थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अभी लेटेस्ट इसको ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया। तो अब कहा जा रहा है कि जो क्वाड की 4 कंट्रीज हैं, वो चारों की चारों कंट्रीज क्या कर रही हैं, मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो क्वाड है, क्वाड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, भले ही वो डिक्लेयर नहीं है, बट क्वाड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे चाइना को कंटेन किया जाए, चाइना के अगेंस्ट में कैसे काम किया जाए। तो ये जो नेवल एक्सरसाइज है, बेसिकली क्या कर रहा है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें चाइना के प्रेजेंस को कैसे कंटेन किया जाए, प्लस में एक पोटेंशियल एक ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को एस्टेब्लिश किया जाए जो क्या करेगा, पॉजिटिवली इंपैक्ट करे, ठीक है, इस पूरे रीजन के अंदर में। तो ये भी चीज़ आप याद रखें, मालाबार एक्सरसाइज। तो 28th एडिशन है मालाबार एक्सरसाइज का, और मैरीटाइम है जिसमें यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साथ में इंडिया है ही। और ये क्या दर्शाता है, सागर जो हमारा विजन है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। मैंने आपको बताया कि 1992 में बायलैटरल एक्सरसाइज के नाते इंक्रीज हुआ था इंडिया और यूएस नेवीज के बीच में। बाद में इसमें जापान ने इसको ज्वाइन किया, फिर लास्ट में सबसे लेटेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया ने इसको ज्वाइन किया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज मालाबार, तो ये स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, ये रीजनल सिक्योरिटी को प्रमोट करता है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एनहांस करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग को आपस में, कोऑपरेशन को बढ़ाता है, सिनर्जी को इंक्रीज करता है, और मल्टीलेटरल फोकस यानी कि क्वाड, मैंने जैसे कि आपको बताया, डिफेंस कोऑपरेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम ई ड्राइव। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो पीएम ई ड्राइव मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा ये क्या किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको खरीद लेना है, यहीं तक तो सीमित नहीं है, यानी कि 2 व्हीलर खरीद लो, 4 व्हीलर खरीद लो, बस खरीद लो, ट्रक खरीद लो, एम्बुलेंस खरीद लो। सोचिए इस लेवल पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की बात कर रहे हैं, इनके प्रमोशन की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ में हमें इसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्या करना है, क्रिएट करना है। तो इन दोनों चीज़ों को, यानी कि लोगों को इंसेंटिवाइज करना है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करें, साथ में ही उनको जो ये रेंज स्ट्रेस होता है, क्या रेंज स्ट्रेस होता है, उसके लिए भी क्या करना है, हमें चार्जिंग स्टेशंस बनाने हैं जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन इंक्रीज हो। बेसिकली दोस्तों आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है, वो उसको आप मतलब इसलिए देख रहे हैं क्योंकि क्लीन एनर्जी के रूप में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी हम जो क्रूड ऑयल है उसको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एंड क्रूड ऑयल डायरेक्टली इंपैक्ट करता है क्या, हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट में, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर में भी। तो पीएम ई ड्राइव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई स्कीम है, 2024 में इसको लॉन्च किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन बढ़ाया जाए, जो यूज़र हैं उनको कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए, एंड साथ में कैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए। ये सपोर्ट करता है भारत के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन गोल को भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा, उसके अडॉप्शन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो पीएम ई ड्राइव अक्टूबर 1, 2024 से लेकर 31 मार्च 2026 तक रहेगा। इसमें हम क्या क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन बढ़े,
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ किया जाए। इसके अंदर आप देखेंगे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इलेक्ट्रिक ट्रक, बसेस, एम्बुलेंसेस के ऊपर में फोकस किया जाएगा। डिमांड इंसेंटिवाइजेस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एडवांसेस बैटरीज, इन सब चीज़ों में। तो ये इसके लिए क्या है, जिससे इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो पॉल्यूशन डिक्रीज होगा, ग्रीन मोबिलिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी और एम्प्लॉयमेंट भी इसमें क्रिएट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों 150th एनिवर्सरी है ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो यूपीयू पे यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है ना। तो भारत ने यूपीयू को कब ज्वाइन किया था, 1876 में ज्वाइन किया था। तो यूपीयू कब स्टैब्लिश हुआ था, 1874 में स्टैब्लिश हुआ था। किसके द्वारा, ट्रीटी ऑफ बर्न के द्वारा, है ना। और ये इसलिए स्टैब्लिश हुआ था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। अभी देखेंगे ये एक स्पेशलाइज एजेंसी बन चुका है जो कोऑर्डिनेट करता है पोस्टल पॉलिसीज के लिए अमंग मेंबर कंट्रीज के अंदर। तो यूपीयू का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, बर्न, स्विट्जरलैंड के अंदर में है। ठीक है, तो यूपीयू यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। यूपीयू कंटेन्स 4 बॉडीज, जिसमें आप देखेंगे कांग्रेस, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल एंड इंटरनेशनल ब्यूरो। तो बस इतना याद रखिए कौन से ईयर में, ट्रीटी में, और साथ में इंडिया इसका कब मेंबर बना, कब बना, 1976 में बना। तो इट ऑल्सो ओवरसीज द टेलीमेटिक्स एंड एक्सप्रेस मेल सर्विस। ईच मेंबर एग्रीज टू सेम टर्म फॉर कंडक्टिंग इंटरनेशनल पोस्टल ड्यूटीज। नेक्स्ट टॉपिक आता है नीलगिरी थार। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ पर मिलता है। आपको ये वेस्टर्न घाट में ज़्यादा देखने को मिलेगा। जब मैं केरल गया था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिले थे। तो ये आप देखेंगे अभी जो पशुमलाई जो एरिया है ना, वहाँ पर नीलगिरी थार देखने को मिले हैं अभी। तो ये एरिया जो है शोला फॉरेस्ट, आपसे ये पूछ सकते हैं शोला फॉरेस्ट का है, वेस्टर्न घाट में। और जो कॉफ़ी एस्टेट ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है उस वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बस खाली इसका नाम कि ये नीलगिरी थार। तो नीलगिरी थार एक यूनिक स्पीशीज़ है जो माउंटेन में आपको देखने को मिलेंगे और एंडेमिक है कहाँ पर, नीलगिरी हिल्स, जो कि आपका वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट के बिल्कुल सदर्न पॉइंट पर आपको देखने को मिल रहा है। कहाँ पर देखने को मिलेगा, तमिलनाडु एंड केरल, दोनों जगह पे आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल डिस्क्रिप्शन अगर देखा, नीलगिरी थार गोट की तरह विद शॉर्ट कोअर्स फर होता है। ठीक है, और दे डेवलप लाइट ग्रे एरिया ऑफ देयर बैक। ठीक है, सेडल बैक्स भी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो हैबिटेट आपको नीलगिरी थार ज़्यादातर आपको कहाँ पर, वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे और पहाड़ी क्षेत्र पे देखने को मिलेंगे, जो आपके 1200 से लेके 2600 मीटर में आपको इस साइड पे देखने को मिलते हैं। तो ओनली इन इंडिया ये एंडेमिक है इसी रीजन में, और दे वर फाउंड अलॉन्ग द एंटायर स्ट्रेच ऑफ वेस्टर्न घाट, बट नाउ दे कन्फाइंड टू स्मॉल फ्रेगमेंटेड पॉकेट, क्योंकि हैबिटेट इनका कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। करंटली नीलगिरी थार डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही नैरो स्ट्रेच है 400 किलोमीटर का, उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पर, वेस्टर्न घाट बिटवीन नीलगिरी इन नॉर्थ एंड कन्याकुमारी हिल्स साउथ में। तो ये पूरी की पूरी रेंज है इसकी। तो दो देयर आर स्मॉलर पॉपुलेशन फाउंड इन पलानी हिल्स, श्रीविल्लपुट्टूर एंड मेघमलाई अगस्त्यार रेंजेस। ओनली 2 वेल प्रोटेक्टेड लार्ज पॉपुलेशन डॉक्यूमेंटेड जो एरिया है, जिसके लिए एक वन क्या है नीलगिरी से और दूसरा कहाँ पे, अन्नामलाई से। तो बस याद रख लीजिएगा। तो एरावाकुलम, यहाँ मैं गया था, एरावाकुलम नेशनल पार्क जो अन्नामलाई हिल्स पे है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। तो डाइट क्या है कि नीलगिरी थार आर प्राइमरली ग्रेजर्स, जो घास वगैरह ये सब चीज़ें खाते हैं। और बिहेवियर, दे आर वेल अडॉप्टेड टू देयर रग्ड एंड माउंटेन हैबिटेट। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, IUCN स्टेटस में अगर देखा जाए तो इनको थ्रेटेंड स्पीशीज के नाते इनको इंडेंजर्ड क्या किया गया, वहाँ पर लिस्ट किया गया। और जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके शेड्यूल 1 में भी आते हैं। नीलगिरी थार इज द ओनली माउंटेन मुटेल जो सदर्न इंडिया के अंदर में मिलता है, 12 स्पीशीज जो भारत में प्रेजेंट है। ठीक है, और तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। नेक्स्ट टॉपिक है 21st एशियन इंडिया समिट। आप सभी को ध्यान होगा अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, है ना। तो आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये 10 कंट्री का ग्रुप है ना। अब ये जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एशियन कंट्रीज हैं, जो 10 कंट्रीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिकली भी देखा जाए, जियोग्राफिकली भी देखा जाए, एंड साथ में चाइना के डायमेंशन के हिसाब से भी देखा जाए। चाइना के बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, साउथ चाइना सी के। तो भारत इनके साथ में क्या कर रहा है, इंगेज करता ही है। तो यहाँ पर ना 2-3 ऑर्गेनाइजेशन का क्या जिक्र है। तो एक तो आसियान के बारे में पता होना चाहिए कि याद रखिएगा भाई, भारत आसियान का हिस्सा नहीं है। भारत और आसियान के 10 कंट्रीज क्या करती हैं, आपस में इंगेज करती हैं। हर साल में क्या होती है, बायलैटरल मीटिंग होती है।
तो आसियान में 10 कंट्रीज कौन सी हैं? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनाई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, कंबोडिया। और इन 10 की 10 कंट्री में अपना इम्पैक्ट कौन करना चाहता है इस समय पर? चाहे ट्रेड के नाते देख लीजिए, चाहे अलग अलग लेवल पर देखिए, स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखिए, कौन करना चाहता है इस समय पर यहाँ पर आपका आसियान काफ़ी ज़्यादा अपना इम्पैक्ट, आसियान के अंदर में चाइना अपना इम्पैक्ट करना चाहता है, चाहे ट्रेड के नाते, चाहे मिलिट्री के नाते, चाहे जैसे भी। तो आसियान का ऑब्जेक्टिव क्या है कि कैसे इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन बढ़ाया जाए इन 10 कंट्रीज के बीच में, सिक्योरिटी हो, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री, एजुकेशनल, सारी चीज़ों को कैसे इंक्रीज किया जाए, इसके ऊपर में मेन फोकस है। कैसे क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन को कैसे इंक्रीज किया जाए, ये सब चीज़ें भी, ठीक है। आप देखेंगे तो प्रोमोट रीजनल पीस स्टेबिलिटी, ये फोकस है। इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी फोकस किया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें आसियान की हैं। तो आसियान का ऑब्जेक्टिव क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता में, इंडोनेशिया में। आसियान डे कब मनाया जाता है? 8 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो आसियान की स्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ था? आसियान की स्टैब्लिशमेंट हुई थी दोस्तों 1967 में। एक बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें 5 कंट्रीज एक साथ आई थी, जिनको फाउंडिंग फादर्स भी बोला जाता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके मेंबरशिप इंक्रीज होती रही और उसके बाद में आप कितने हो गए? 10 कंट्रीज हो चुके हैं। तो चेयरमैनशिप ऑफ आसियान स्टेट्स वो एनुअली क्या है, क्या में चेंज होता रहता है। तो आसियान क्या है? 3rd लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड के अंदर में, EU से भी लार्जर है एंड नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से भी लार्जर है दोस्तों, ये इसकी सबसे बड़ी चीज़ है। तो आसियान प्लस क्या है? तो आसियान प्लस 3 कंट्रीज, इसको बोला था आसियान प्लस। तो आसियान और साथ में आप देखेंगे चाइना, साउथ कोरिया एंड जापान के साथ में जो आसियान के रिलेशन होते हैं उसको बोला जाता है आसियान प्लस, ये भी चीज़ आप देखेंगे। उसके बाद में देखा जाए आसियान प्लस 6, पता है इसको क्या बोला था? ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट एशिया समिट। तो आसियान की 10 कंट्रीज होगी और साथ में दोस्तों जो 6 कंट्रीज और कौन कौन सी आप देखेंगे, 3 जो है आसियान 3, साथ में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो ये आसियान प्लस में 6 कंट्रीज, ये पूरा का पूरा ग्रुप मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आसियान प्लस 6 बोलते हैं। ये भी क्या है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिविंग प्लैनेट, मतलब ये आसियान याद रखिएगा, एशियन आसियान प्लस 6 याद रखिएगा, फिर आसियान प्लस 3 याद रखिएगा, चाइना, साउथ कोरिया और जापान, प्लस में 3 और कौन से? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये कौन से हो गए? ये हो गया आसियान प्लस। ऐसी दोस्तों एक और चीज़ आप देखेंगे जिसमें आसियान प्लस में क्या नाम है आपका, क्या नाम है, 8 कंट्रीज और होती है, यानी कि 6 प्लस में चाइना एंड रशिया, इनको भी ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाता है? आसियान प्लस में 8 कंट्रीज, ये भी ऐड हो जाती हैं। तो आसियान सबसे इंपॉर्टेंट है, जकार्ता, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट क्या है कि भाई प्लैनेट में जो डाइवर्सिटी है वो कितनी बची है, कितने स्पीशीज़ बचे हैं, कितने प्लांट बचे हैं, कितने ऑर्गेनिज्म बचे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जो ये बताता है कि इस हमारे इकोसिस्टम में कैसी बायोडाइवर्सिटी बची है, कैसी ह्यूमन एक्टिविटी, कैसे नेचुरल जो वर्ल्ड है उसको क्या है ख़त्म करता जा रहा है, नुकसान करता जा रहा है। तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव बायएनुअल प्रोडक्शन है, पब्लिकेशन है, किसके द्वारा? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। प्लीज़, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा इसे रिलीज़ किया जाता है, जो एसेस करता है कि प्लैनेट की जो बायोडाइवर्सिटी है, इकोसिस्टम है एंड इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी क्या है नेचुरल वर्ल्ड के ऊपर। तो 2024 की जो रिपोर्ट आई वो कह रही है कि अभी कलेक्टिव एंड ग्लोबल एफर्ट करने की ज़रूरत है, जिससे क्लाइमेट चेंज का जो क्राइसिस हो रहा है, जिससे जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है उसको क्या किया जा सके? बचाया जा सके। आप देखेंगे मैमल्स की पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रही है, बर्ड्स की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, फिशेस की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। तो बायोडाइवर्सिटी में कॉन्टिन्यूसली हमें लॉस देखने को मिला है। 2024 की रिपोर्ट ये हाईलाइट करती है कि 73% डिक्लाइन हुआ है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के अंदर में 1970 के मुकाबले। व्हेन अ पॉपुलेशन फॉल्स बिलो अ सर्टेन लेवल, दैट स्पीशीज मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स यूजुअल रोल। अब आप यूजुअल रोल क्या देखते हैं? जैसे सीड डिस्पर्सल, पॉलिनेशन, रेजिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, मैनी अदर क्या नाम है प्रोसेसेस दैट कीप द इकोसिस्टम फंक्शनिंग, द रिपोर्ट सेज। की फाइंडिंग क्या है? इन इंडिया अगर देखा जाए तो वल्चर स्पीशीज का कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। वाइट रम्ड वल्चर, इंडियन वल्चर एंड स्लेंडर बिल्ड वल्चर कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहे हैं। इकोसिस्टम की हेल्थ अगर देखें, द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ वेरियस इकोसिस्टम, उनमें भी कॉन्टिन्यूसली ह्यूमन इंटरफेरेंस का डिग्रेडेशन हो रहा है।
ह्यूमन का इम्पैक्ट अगर देखा जाए, इट एम्फेसाइज द रोल ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज, ये क्या कर रहा है, इकोसिस्टम को कॉन्टिन्यूसली डिग्रेड कर रहा है। मेजर थीम क्या है, क्लाइमेट चेंज। रिपोर्ट अंडरस्कोर करता है कि अर्जेंट नीड है किस चीज के लिए, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए, उससे एड्रेस करने की। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, ये एडवोकेट करता है कि जो सॉल्यूशन हम देख भी रहे कंजर्वेशन के लिए, नेचर बेस्ड होना चाहिए, जिससे हम रिस्टोर कर सके इकोसिस्टम को, सच एज रिफॉरेस्टेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड कंजर्वेशन एफर्ट। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन देखा जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द रिपोर्ट कॉल फॉर इंटीग्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इनटू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, फोर्टिफाइड राइस। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए फोर्टिफाइड राइस क्या होता है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो फोर्टिफाइड राइस है उसको हम क्या करेंगे, और ज़्यादा अभी क्या करेंगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट क्या में नहीं मिलता है। तो उनको सफिशिएंट न्यूट्रिशन कैसे मिल सके, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आप सभी जानते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए एक स्कीम चलाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें राशन प्रोवाइड किया जाता है लोगों को। तो क्यों ना उस राशन के अंदर में जो चावल दिया जाता है फोर्टिफाइड राइस दिया जाए। तो फोर्टिफाइड राइस बेसिकली क्या हो गया कि आप एडिशनल आर्टिफिशियली क्या कर रहे हैं, राइस के अंदर में आप वहां पर मिनरल्स को ऐड कर रहे हैं, और फिर उन मिनरल्स को क्या किया जाए, आप क्या करेंगे, जैसे राइस के अंदर में आयरन पाउडर हो जाए, राइस के अंदर में B12 हो जाए, विटामिन, वो सब चीजें करके आप फिर उस पूरे राइस को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों के अंदर में, जिससे जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, जो सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, उसको क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। तो ये है इसका आपका फोर्टिफाइड राइस। द कॉस्ट ऑफ राइस फोर्टिफिकेशन इज अराउंड 2700 करोड़ पर एनम, जो कि लेस देन 2% ऑफ इंडियाज एनुअल टोटल फूड सब्सिडी है। राइस फोर्टिफिकेशन क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी क्या कहता है कि डेलिबरेटली आप इंक्रीज करते हैं कंटेंट ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फूड के अंदर में, जिससे क्या हो, लोगों की न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या हो, इंक्रीज हो, न्यूट्रिशनल जो इनटेक है वो क्या हो, इंक्रीज हो, जिससे पब्लिक हेल्थ को क्या है, बेनिफिट मिले, और इसका मिनिमम बिल्कुल हेल्थ के ऊपर में क्या है, बहुत ही कम क्या है, रिस्क है। तो इंडिया हैज़ वेरी हाई लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन, जैसे हमने देखा विमेन और चिल्ड्रन के अंदर में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो कहता है कि 2019 और 21 में जो किया गया, एनीमिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत के अंदर में, जिसके कारण में आप देखेंगे जो आयरन की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी, जैसे आप देखेंगे विटामिन 1-2, फॉलिक एसिड, ये कॉन्टिन्यूसली इनका डेफिशिएंट रहता है, डेफिशिएंसी रहती है। और तो क्या किया जाए, फूड को फोर्टिफाई किया जाए, इज कंसिडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल मेथड टू कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन। राइस जो कि आप देखेंगे हमारी 2/3 पॉपुलेशन में कंज्यूम किया जाता है, तो इसलिए राइस क्या है, अगर आप फोर्टिफाई कर देंगे तो मैक्सिमम पॉपुलेशन उससे क्या हो जाएगी, क्या ना, कवर हो जाएगी। तो वेरियस टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाता है राइस फोर्टिफिकेशन के लिए। राइस फ्लोर को मिक्स किया जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में, फिर वाटर ऐड किया जाता है, फिर उसको ट्विन स्क्रू क्या नाम है, एक्सट्रूडर से निकाला जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन राइस के अंदर में क्या किया जाता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, जिसके थ्रू माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें हेल्प करें। तो याद रखिएगा, फोर्टिफाइड राइस के अंदर में क्या क्या डालेंगे हम, आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। नोट कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। आई होप आप सभी ने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आगे बढ़ते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारा स्टडी IQ IAS पे 2024 के लिए भी बैच अवेलेबल, और 2025 के लिए भी बैच अवेलेबल, 2026 के लिए भी, और 2027 के लिए भी। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप उसको तैयारी कर सकते हैं PRT लाइव कोड यूज़ करके। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।